अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve exercise questions of chapter number 5. So let's start the lecture. 5.2. What is meant by force of gravitation? तो force of gravitation से क्या मतलब है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है उसे आप कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. लाइक हमारे पास दो मैसेज हैं, तो एक मैस जब दूसरे मैस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसे आप कहेंगे एक्शन फोर्स, और दूसरा मैस जब पहले मैस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसे आप कहेंगे रिएक्शन फोर्स. तो ये दोनों मैसेज जो हैं ये एक दूसरे को खींचे हुए हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ gravitation. So, the force due to which every object in the universe attracts every other object is called force of gravitation. यहां पर मैंने बात की the force due to which every object in the universe. So that means कि हम पूरी कायनात की बात कर रहे हैं, तो पूरी कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है that is due to the force of gravitation. Like अगर हम अर्थ पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो ऑब्जेक्ट्स भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होती है. लेकिन क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है डिपेंड करती है मैसेस पर और उनका मास बहुत कम होता है, तो उनके दरमियान मौजूद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतनी नहीं होती कि वो उनको अट्रैक्ट कर सकें. लेकिन अगर हम बात करें कि यूनिवर्स में दो प्लैनेट्स हैं तो उनका मास बहुत ज्यादा होगा, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, जो कि उनको अट्रैक्ट किए हुए है और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करवा रही है. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5.3. डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू? कि क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या फिर अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है? Which one is attracting with a greater force? तो कौन जो है वो अट्रैक्ट कर रही है लार्जर फोर्स के साथ, यू और द अर्थ, आप या फिर अर्थ? तो अब जरा प्रैक्टिकली सोचें कि क्या हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है. लाइक हमारी बॉडी इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है और अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है. अब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो होती है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है. एंड एज वी नो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो दैट मींस कि अगर वहां पर एक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो वहां पर रिएक्शन फोर्स भी एक्सर्ट होगी और वो इक्वल भी होंगी और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी होती है. नो लेट्स सपोज कि अगर तो अर्थ आप पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज कि एक्शन फोर्स है, तो तब आप भी वहां पर अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स. तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किसको अट्रैक्ट कर रहा है? सो जो अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होती है एक बॉडी के वेट की, कि एक बॉडी का जितना वेट है उतनी ही फोर्स के साथ अर्थ जो है वो उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, because action and reaction are equal in magnitude. तो इस तरह से दोनों फोर्सेस जो हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हुए हैं. सो दैट्स व्हाई हम हमेशा से अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. सो वी अट्रैक्ट अर्थ एंड अर्थ आल्सो अट्रैक्ट अस. द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द वेट of the body. Both will attract with the same force. Now the next question, 5.4. What is a field force? कि field force क्या होती है? Now let's suppose that we have a magnet. Magnet के सराउंडिंग में इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि नजर नहीं आता. अब जब भी आप कोई भी और मेटल का पीस या कोई भी मैग्नेट जब आप इस फील्ड में लेकर आते हैं तो यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. अब हमने दूसरे पीस को इस मैग्नेट के साथ लाकर हमने कांटेक्ट नहीं किया,
हम दूर ही थे तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट करना शुरू हो गई। तो कोई भी ऐसी फोर्स जिसमें आपकी बॉडी जो है वो आपस में कांटेक्ट में ना हो और तब उन पर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही हो, तो उसे बेसिकली हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। तो वो बेसिकली उस मैग्नेट का एक कंप्लीट फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। इसी तरह से हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसका भी एक फील्ड है व्हिच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशन फील्ड में जब कोई भी आता है तो वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड ऑल्सो इट इज अ नॉन कंटेक्ट फोर्स, कि जब वो बॉडी अर्थ के साथ इवन के कंटेक्ट ना भी हो तब भी ये फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है और उसको अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो वी कैन राइट द आंसर एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ acting on a body, whether the body is in contact with earth or not, is called field force. तो वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो कि किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है और वो बॉडी चाहे अर्थ के साथ कांटेक्ट में है या नहीं भी, तो तब भी वो उस पर एक्ट कर रही होती है वो फोर्स, उसे हम कहते हैं फील्ड फोर्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5. Why could earlier scientists not guess about the gravitational force? कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशन फोर्स को गेस क्यों नहीं कर सके? बिकॉज स्टार्ट में लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है वो एक सेंटर में स्टेशनरी है और उसके सराउंडिंग में बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फिर 16th सेंचुरी में कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि बेसिकली सन जो है वो सेंटर में स्टेशनरी है जिसके अराउंड बाकी प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशन को सही तरह से गेस नहीं कर सके थे। सो द अर्लियर ग्रीक साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ रिमेन्स स्टेशनरी एट द सेंटर व्हाइल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन एंड मून revolves around it. But in 16th century, another theory was explained in which sun is stationary at the center, earth and planets revolve around it in different orbits. To resolve the conflict between these theories, Newton explained the theory of gravity and law of gravitation. तो फिर न्यूटन ने इस conflict को resolve करने के लिए theory of gravity और law of gravitation जो है उसने पेश किया। Now move towards the next question, 5.6. How can you say that gravitational force is a field force? तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक फील्ड फोर्स है? एज आई डिस्कस अर्लियर कि फील्ड फोर्स वो फोर्स होती है जो कि नॉन कंटेक्ट फोर्स होती है, कि उसमें बॉडी अगर कंटेक्ट में है या नहीं भी और वो तब भी उस पर एक्ट कर रही हो तो फिर हम उसे कहते हैं फील्ड फोर्स। ऑल्दो बॉडी कांटेक्ट में हो और वो तब भी एक्ट कर रही हो तो तब भी वो फील्ड फोर्स कहलाएगी, लेकिन नॉर्मली हम फील्ड फोर्स उन्हीं को कहते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप जानते हैं कि जब बॉल अपवर्ड जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन पुल जो है वो उस पर एक्ट कर रहा है। अब बॉल और अर्थ आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बॉल हवा में, लेकिन वहां पर भी उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम इसे कहेंगे ये है फील्ड फोर्स। इसी तरह से जब बॉल नीचे को आ रही होती है तो क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है तो तब उस बॉल की स्पीड तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब वहां पर जो बॉल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो यहां पर भी बॉल अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है बट स्टिल उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। सो वी कैन से that gravitational force is a field force, and to understand it, consider a body moving in upward direction. Its velocity decreases, and a body moving in downward direction, its velocity continuously increasing. So this is due to the gravitational pull of the earth, and this shows that gravitational force is a field force. Now move towards the next question, 5.7. Explain what is meant by gravitational field strength. तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है?
फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस फील्ड में मौजूद कहीं पर भी कोई मास मौजूद है, उस मास पर जो फोर्स एक्ट हो रही होगी दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास is called the gravitational field strength of the earth, and the gravitational field strength is greater on the surface of the earth, but as we go higher from the surface of earth its value decreases. Now move towards the next question. 5.8. Why is law of gravitation important to us? तो law of gravitation जो है वो हमारे लिए important क्यों है? As we discussed in our lecture कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद फोर्स, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, अब इस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में लाइक दो प्लैनेट्स, अब उन प्लैनेट्स के दरमियान जो मौजूद फोर्स है उसे भी हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट्स व्हाई ग्रेविटेशन जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमें बहुत से मूविंग बॉडीज के मोशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यूज करते हैं। एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। By using this law, we are able to send satellites into space, rocket missions, and it's also possible after the explanation of this law. By using this law, we are able to send satellites into space, rocket missions is also possible after the explanation of this law. Rain and snowfall is also possible due to the gravitational pull of the earth. So बारिश जो है वो नीचे को क्यों आती है, या स्नो जो है वो नीचे को क्यों आती है, वो अपवर्ड क्यों नहीं जाते? That is also due to the gravitational pull of the earth. So that's how the law of gravitation is very important for us in our daily life to understand different motions. Now move towards the next question. 5.9. Explain law of gravitation. तो law of gravitation को आपने explain करना है. This is one of the most important long question from board point of view जो कि हमने discuss किया था chapter number 5 के lecture number 1 में, तो इसका कंप्लीट आंसर आप वहां से देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन्स? सो जब आप एक एप्पल को टॉप ऑफ द माउंटेन पर लेकर चले जाएं तो क्या उसका वेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा? सो वी नो वेरी वेल that the weight of an object depends on the gravity. So आप अर्थ से जितना ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है, तो अगर वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो अल्टीमेटली आपका वेट भी वहां पर डिक्रीज कर जाएगा। So we can write the answer as the weight of an apple decreases when taken to the top of a mountain because the value of g decreases as the altitude increases. Now the next question, write equation of gravitational acceleration at height h from the surface of earth according to Newton's law of gravitation. तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आपने वो इक्वेशन लिखनी है that shows the gravitational acceleration at height h. So the value of g at height h from the surface of the earth is gh is equals to g me. Me stands for mass of earth over r plus h whole square. So this is the value of g. Now the next question, how the gravitational force attraction would be affected if the distance between two bodies is doubled. तो अगर दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहां पर किस तरह से अफेक्ट करेगी? एज वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ा दें
तो अगर उसको आप डबल कर दें, सो एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर 2d होल स्क्वायर। सिंपली 2 का स्क्वायर होता है 4। अब अगर मैं इस 1/4 को सेपरेट कर दूं तो बाकी रह जाएगा जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर which is equals to 4. So I can write here f dash is equals to 1 over 4 into f. So thus if the distance between two objects is double, then the force will reduce to 1/4. तो distance double करने पर force जो है वो 1/4 बाकी रह जाएगी। Clear? I hope ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। So remaining questions हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.